रेड टीवी अपने दर्शकों के समक्ष एक बार फिर से हाजिर है एक नई पेशकश लेके। जैसा कि हमारी परंपरा है, हम आपके समक्ष हर समय अपने अपने क्षेत्र के महारथी, अपने अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट, एक दिग्गज पर्सनालिटी को आपके सामने लेके आने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं अपने आप में एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी, एक कर्मठ, जुझारू, ईमानदारी की मिसाल और एक नए जो स्टूडेंट्स हैं या नई जो जनरेशन है उनके लिए एक सीखने की कंप्लीट यूनिवर्सिटी में शब्द मैंने इसीलिए बोला कि उनसे आप कई विधाओं में, कई सब्जेक्ट पे डिटेल में जाके सीख सकते हैं। हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के आईजी श्री अनुराग सिंह जी को। सर नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर, आपसे बात करते करते बड़ी प्रसन्नता है और आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं आपके। सर, बात करते हैं जैसे इंदौर में ग्रामीण क्षेत्रों को लेके, जैसे आपने अभी प्रभार संभाला, तो सर इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, काफ़ी सारा आदिवासी क्षेत्र जुड़ा हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों की और जो सुदूर जो जंगल वाला इलाका है, जो दुर्गम इलाका है, जहाँ आम लोग जा नहीं पाते हैं, ऐसे इलाकों का कमान आपके हाथ में दी है, तो सर कैसा अनुभव है ये? क्योंकि इसके पहले वाले जो दूसरे सर के अनुभव हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, सीबीआई और दूसरे बहुत सारे अनुभव हैं, पर सर इस बारे में कैसा अनुभव है इस क्षेत्र को लेके? अभी मेरे ज्वाइन किए हुए लगभग 5 महीना हुआ है सर। और मैं जब फरवरी में ज्वाइन किया था तो उसके बाद इमीडिएटली लोकसभा इलेक्शन आया था और लोकसभा इलेक्शन में लगभग 2 महीने 2.5 महीने हम लोग बिजी रहे। सर, ज्वाइन करने के बाद मैंने सभी ज़िले का भ्रमण किया, फिर दोबारा जब एमसीसी लगा तो फिर मैंने भ्रमण किया था अपने ज़िलों का। तो कई बार ज़िलों का भ्रमण कर चुके हैं और अब मुख्यालय से बाहर थानों तक हम जाने लगे हैं। तो वहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन होता है, चीज़ें पता चलती है कि क्या पुलिस की वर्किंग है वो पता चलती है, वहाँ के क्या लोग किस तरह से रहते हैं वो उसका अनुभव होता है। कई सारी चीज़ें हैं, कुछ एरिया जो है वो ट्राइबल एरिया है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, सामान्य दूसरे वर्ग के भी लोग रहते हैं। तो अलग अलग ज़िले का अलग अलग चैलेंजेस है और जिस तरह के चैलेंजेस होते हैं उस तरह से वहाँ पुलिस फिर भी सर जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों जो इंदौर आईजी हो रहते हुए, जैसे आपके पास में सिकलीगरों की एक बड़ी समस्याएं हैं या अवैध शराब का, जैसे जो दूसरे राज्यों में यहाँ से इस क्षेत्र से पर्टिकुलर परिवहन, बहुत ऐसी समस्याएं बहुत सारी हैं, ये बड़े चैलेंजेस हैं आपके लिए? ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है बेसिकली, और ये जो चैलेंजेस हैं वो सिकलीगर का जैसे आपने चर्चा किया, तो 4 ज़िले हैं जो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें बुरहानपुर है, खरगोन है, हाँ। बरवानी है, धार है। इन 4 ज़िलों में ये सिकलीगर का ज़्यादा इशूज़ रहता है और हमने कई कार्रवाई की, कई बड़ी बड़ी कार्रवाई की है, ड्यूरिंग इलेक्शन भी किया है और आगे भी हम करेंगे। साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में जो लोग गलत क्षेत्र में जो लोग आए हुए हैं उसको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, दूसरी जनरेशन इसमें शामिल नहीं हो, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि उनको, नई जनरेशन जो आ रहे हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, उनको इस चीज़ों से निकाल के किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व करें। ये एक बड़े चैलेंज है हमारे लिए। दूसरा जो आपने बताया, एक शराब का बहुत बड़ा अवैध कारोबार यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है बेसिकली, जो अलीराजपुर, झाबुआ और धार वाला एरिया है जो गुजरात के बॉर्डर्स है। और मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्शन के समय हमने लगभग 6 करोड़ की शराब हमने पकड़ी थी और इसमें लगातार हम लोग इस पे ध्यान रखे हुए हैं कि इस तरह की अवैध गतिविधियाँ यहाँ नहीं चले। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ये 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ और मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जोड़ना चाहूँगा कि जो भी महाराष्ट्र के बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, बुरहानपुर तरफ, वहाँ पे गोवंश का एक कारोबार रहता है। सही बात। तो वो गोवंश का जो अवैध व्यापार है उसमें हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वैसे चीज़ों को हम रोक सकें और करने वाले लोगों के विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है अलग अलग ज़िलों का अलग अलग है। हाँ। तो एक तरफ जो आप धार, अलीराजपुर, झाबुआ देख रहे हैं वो शराब वाला ट्रांसपोर्टेशन है। कुछ जो 4 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बताया वो उसके चैलेंजेस हैं सिकलीगर के, जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे हुए हैं उसके चैलेंजेस
गोवंश वाले हैं। सर। कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं थोड़े से वो कम्युनली सेंसिटिव है, उसके चैलेंजेस अलग है। तो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, अलग अलग बहुत तरह सारे के सर एक चैलेंजेस साथ हैं। आपके पास एक साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं अलग अलग फ्लेवर की। हाँ, तो उसको हम लोग उसी तरह से डील करते हैं, एक के बाद एक जैसे चीज़ें होती है हम लोग उसको डील करते वैसे सर जैसे देखा जाता है कि धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन या और जो अलीराज इस तरह के इंटीरियर पार्ट से जो अपराधी हैं वो वहाँ से इंदौर जैसे शहरों में आते हैं, अपराध करते हैं और फिर जाके वहाँ छुप जाते हैं। उनको ढूंढना, इतने अंदर जाके उनको पकड़ना, उनको सारे नियंत्रण करना, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है सर। ये आपने सही कहा। कुछ अपराधी जो ऐसे हैं जो हमारे धार, अलीराजपुर और झाबुआ एरिया में सर। रहते हैं, और वो न केवल इंदौर आके सिटी में आके अपराध करते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाके वो अपराध करते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज़ इंक्लूड करूँगा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मध्य प्रदेश से बाहर जाते हैं और वहाँ जाके अपराध करके फिर यहाँ आते हैं, तो बाहर की पुलिस भी उनको पकड़ने आती है, तो हम लोग उनको पूरी मदद करते हैं। हम लोग इसको टैकल करने के कई तरीके हमने निकाले हैं कि जो पुराने अपराधी हैं उनकी हमने लिस्टिंग की है। सर। उन पर हम किसी न किसी तरीके से हम सर्वेलेंस रखते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, जेल में हैं या जेल के बाहर हैं, उनकी रिकॉर्ड्स हम रखते हैं। उनके विरुद्ध अगर कोई भी सूचना मिलती है, तो ऐसे 1-2 घटनाएं हमने की है। जैसे धार में एक गैंग था जो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था, आज से लगभग 20-25 दिन पहले की बात है। घाटा बिल्लौद में हमने 7-8 लोगों को एक साथ पकड़ा था। तो वो घटना घटित नहीं हुई, प्लस उसमें से बहुत सारे शातिर अपराधी भी हमने पकड़े। तो बहुत सारे पुराने मामले में भी जो बहुत फरार बड़ी थे सफलता है सर ये पुलिस की। तो इस तरह से हम लोग कुछ न कुछ इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे चीज़ों को हम रोक सकें, कंट्रोल कर सकें और पुराने अपराधियों को पकड़ें। फिर भी अगर वो किसी तरह के अपराध करते हैं तो हम उसमें पूरी तरह से लगते हैं कि उसको हम डिटेक्ट करके बाहर निकालें। वैसे जैसे इस चर्चा के शुरू में मैंने आपसे बताया था कि हमारे साथ जो अनुराग सिंह साहब उपस्थित हैं, ये अपने आप में एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं। सर एक हमारे जो यंगस्टर्स हैं, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही मेरे मन का भी प्रश्न है सर कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो आगे बढ़ के एक जिनके लिए आप एक आदर्श हैं, जो आप जैसा बनना चाहते हैं, उनको सर किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? जो एक उन्होंने जैसे आप सर की पृष्ठभूमि, उनके पिताजी पटना में प्रोफेसर हैं, उनके बड़े भाई साहब गुजरात में आईएएस ऑफिसर हैं। तो सर इस तरह का जो एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर जो मिलता है स्टूडेंट्स को, या किस तरह से एक उसको कैसे मोटिवेट करते हैं कि मतलब इस तरह इतनी अच्छी तरह से तन्मयता से पढ़ाई कर सकें? या कोई अंदर लगन थी या मन में सोच रखा था आपने कि नहीं मेरे को तो करना ही है? सबसे पहली बात तो आप जो करना चाहते हैं आपके माइंड में वो क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं सर। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज्ड हैं कि नहीं ये और ये 2-3 जगह से कंफ्यूज्ड है, तो आपको पहले आपको फिक्स करना चाहिए कि आपको क्या, और आपका जो इंटरेस्ट है उस फील्ड में ज़रूर जाना चाहिए। सर। सिविल सर्विसेज में आना एक बात होती है, लेकिन कई सारे लोगों का इंटरेस्ट दूसरी फील्ड भी है। दूसरे ऐसे भी जॉब हैं जो अच्छे हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। जैसे किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में जाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्वेंट बन के अगर लोगों की सेवा करनी है, तो निश्चित रूप से आपके पास उतना अनुशासन और डेडिकेशन, मतलब उतना अनुशासन तो देना पड़ेगा, उतना जितना टाइम देना है उतना देना और पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो बहुत जरूरी की है इसलिए। मतलब जो नए जनरेशन है उसके लिए सर का एक लाइन में जवाब है कि आपको अपने थोड़े दिनों के लिए जितने भी मौज मस्ती है उसको साइड में रख के पूरी तरह से तन्मयता से अपने टारगेट पे फोकस होना पड़ेगा। सर एक आपसे जुड़ा हुआ एक बड़ा, चूंकि जैसे आप इतनी मतलब ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो आपने कई विधाओं में कई जगहों पे अलग अलग काम किया है, इंटेलिजेंस में काम किया है, सीबीआई में काम किया है। तो सर सीबीआई का कैसा अनुभव रहा? जो अभी की पुलिसिंग है और सीबीआई का जो एक कार्यक्षेत्र है, दोनों के कार्यक्षेत्र में कितना अंतर आएगा? जो आज की हमारे यहाँ फील्ड की पुलिसिंग है, इसमें सारी चीज़ इन्वॉल्व रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन भी एक पार्ट होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस होता है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को भी हमें देखना होता है। हाँ। और वीआईपी विजिट या फिर बड़े बड़े त्यौहार जो होते हैं उनको भी हमें देखना होता है। बट सीबीआई जो है कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अच्छा। तो वो केवल इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करती है। और मैं 5 साल सीबीआई में रहा हूँ, एंटी करप्शन यूनिट है ये।
और वहाँ काम करने का, चूँकि केवल इन्वेस्टिगेशन उसमें देखा जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन में एक तरह से कहा जाए तो छोटी से छोटी चीज़ों को भी हम लोग उस पर ध्यान रखते हैं, तो उसमें सीखने का बहुत मौका मिलता है। और जो सीख के आते हैं तो वापस जब आते हैं तो ऐसे ऑफिसर्स जो सीबीआई में काम किए हैं या आईबी में काम किए हैं या रॉ में काम किए हैं, वापस अपने स्टेट में जाते हैं तो वहाँ जो सीखा हुआ चीज़ रहता है वापस आके अपने जूनियर ऑफिसर्स को से शेयर करते हैं, उनको भी सिखाते हैं। तो ये दोनों तरफ से गिव एंड टेक टाइप का रहता है कि अगर हम बाहर गए हैं तो हम वहाँ से कुछ सीख के आएँ और यहाँ भी हम कुछ उस चीज़ को सिखाने का तो मतलब सर जो वहाँ सीबीआई का जो आपके अनुभव हैं, जो मतलब अभी आज के ज़माने में जो टेक्निकल चीज़ें या तकनीकी रूप से जो जांच पुलिस की ज़्यादा डिपेंड होती जा रही है या मोबाइल आधारित जांच ज़्यादा हो रही है, इसमें सर कुछ नया, कुछ वहाँ से ऐसा कुछ अभी इनपुट मिला जिससे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन को और बल मिले? सीबीआई में वो सारे चीज़ें बहुत बारीकी से की जाती है, जो यहाँ भी हम लोग करते हैं। यहाँ सर आजकल जनरल ये हो गया है कि मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल लो, लोकेशन ट्रेस कर लो, बस वो एक जनरल आजकल अपराध को ट्रेस करने का सबसे बेसिक वो, और दूसरा आ गया सीसीटीवी, बस इसी पे सारा जांच हो रही है सर आजकल। इसमें टेक्निकल इम्पोर्टेंस की जब बात कर रहे हैं तो टेक्निकल इम्पोर्टेंस में और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी होता है सर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से हम लोग ओपिनियन लेते हैं, उससे हमें चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है जो हम यहाँ भी लेते हैं। और सीडीआर और ये सारी चीज़ें तो एक समय का कह सकते हैं आज भी लागू है, पुराने समय में ज़्यादा था, बट इससे आगे भी हमारी हाँ सर। पुलिस बढ़ चुकी है। सीडीआर से आगे दूसरी चीज़ें भी हम जी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें कई मामले में सफलता भी हम प्राप्त करते हैं। सीबीआई में जो चीज़ें रहती है वो बहुत बारीकी से की जाती है, एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखी जाती है। या यहाँ की पुलिस भी छोटी बातों पे ध्यान रखने का प्रयास करती है, लेकिन बहुत सारे काम एक साथ यहाँ रहते हैं। सर, कई बार देखने में ये आता है कि जिस तरह से आपने सीबीआई में जो आर्थिक अपराधों की जो जांच करते हैं और यहाँ की पुलिस जो जनरल जांच अधिकारी होते हैं वो आर्थिक अपराधों को जांच के लिए इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में फिर क्या सर रेमेडी होती है? नहीं, इसका तो एक ही तरीका है कि आप एक ट्रेनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और उस तरह के जो क्योंकि वो कोर्सेज सर हैं, इतनी मॉड्यूल हैं। डिटेल अकाउंटिंग जाके और अंदर पूरा इन्वॉल्व होके एक्सपर्ट के मुकाबले जाके सामान्य पुलिस अधिकारी जाके उसके अपराध को पकड़ ले, ये भी एक बड़ा चैलेंज है सर। हाँ, उसमें उसमें एक्चुअली क्या है, इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। सर एक तरह का मॉड्यूल होना चाहिए, एक कोर्स मॉड्यूल बनाना चाहिए जिसमें इस तरह की इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से हैंडल किया जाए। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जितने भी हैं, आईओज़ जो भी हैं, उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ भी अपराध जो आर्थिक अपराध है उससे संबंधित मैं बताना चाहूँगा ईओडब्ल्यू है, हाँ सर। जो इस तरह के अपराध को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वहाँ भी मध्य प्रदेश के ही ऑफिसर जी काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में वो कैपेबिलिटी थोड़ी कम है, हाँ सर। बट अगर अपराध आते हैं तो कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके हम उसकी एक ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, उसको हम गाइड भी कर सकते हैं। वो करके वो आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सीबीआई, चूँकि मैंने पहले बोला सर। कि इन्वेस्टिगेटिंग ही एजेंसी है वो, हाँ सर। वहाँ तो इन्वेस्टिगेशन के चाहे किसी भी तरह की चीज़ें आए तो उसमें वो काफ़ी अनुभव रहता है और दूसरे लोगों के भी उसमें रहते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर वहाँ पे रहते हैं। तो जो वहाँ पे जो नॉलेज शेयरिंग होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है, जो यहाँ पे उसमें थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं। एक बड़ा सर, मतलब आप सामने बैठे हैं तो जिज्ञासा इतनी सारी, प्रश्न इतने सारे आ रहे हैं मन में कि ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले कौन सा प्रश्न आना चाहिए। सर जैसे अभी मान लीजिए पूरा कानून ही चेंज हो गया, पूरा सारी धाराएं चेंज हो गई, जो सामान्य जांच अधिकारी थाना स्तर पे हैं उन तक वो सारी चीज़ें पहुंचना, फिर उसके लिए उनको पूरा एक्सपर्टीज के साथ में, अभी तो मतलब जो कई अधिकारी तो ऐसे होते हैं जो अपने आप में चलते फिरते पूरे वकील हैं, पर ये पूरी धाराएं चेंज होने के बाद में, पूरे लॉज चेंज होने के बाद में एकदम से बड़ी परेशानी आ रही होगी सर? नहीं, ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम लोग पहले से तैयार थे सर। और ये भी पता था हमें कि 1 जुलाई से इसको रोल आउट किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा। तो चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ, एमसीसी ख़त्म हुआ, तो उसके बाद से ही हम लोगों ने लगभग 1 महीने पूरे मध्य प्रदेश में एक शेड्यूल बनाया गया था। जितने भी आईओज़ हैं, हेड कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर, इवन डीएसपी और एडिशनल एसपी तक, उनको ट्रेनिंग दी गई, मास्टर ट्रेनर तैयार किया गया।
फिर वापस जाके फिर उन्होंने जिलों में ट्रेनिंग दी। तो हमारे यहाँ लगभग 3000 प्लस आईओज़ हैं जिनको हम लोगों ने 1 महीने में पूरी ट्रेनिंग दी है, 3-3 दिन की ट्रेनिंग दी है। ये एक ट्रेनिंग पार्ट हुआ। ट्रेनिंग के पार्ट के बाद अब प्रैक्टिकल जब होता है, जो इसका मतलब है कि जब आप थाने में उस चीज़ को आप लागू करते हो। जब वो लागू करने वाली बात आई तो बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे कह सकते हैं कि गाइडलाइंस टाइप की या नोट टाइप की चीज़ें भी अवेलेबल थी, जिससे आपको पता चल रहा था कि कौन सी धारा से क्या धारा होगी। अच्छा, हाँ, मतलब एक उन्होंने टेबल टाइप बना रखा है। एनसीआरबी का एक संकलन ऐप है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है कि पुरानी धारा क्या थी, नई धारा क्या होगी। ऐसे बहुत सारे ऐप और भी मार्केट में ईजी कर दिया अवेलेबल सर हो गए आपने, हैं, सर। जो पता चल जाता है कि किस धारा के बदले किस धारा। इसके बावजूद भी बहुत सारी नई चीज़ें भी उसमें आई हैं, जिसको पढ़ना भी ज़रूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। सर, इसी चीज़ से जुड़ा हुआ बड़ा प्रश्न है जो आजकल बहुत चर्चाओं में है, और मतलब कुछ दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा भी है, क्योंकि दिन पे दिन जैसे जैसे अपराधियों में पुलिस का खौफ कम हो रहा है, वैसे ही जैसे अभी एक शायद 172 या 182 करके कोई नई धारा जोड़ी है, जिसमें पुलिस के पास अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक से आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी धाराएं हैं। एक ज़रूर उसमें एक धारा ये दी गई है जिसमें 3 साल से कम की सज़ा जहाँ है, अगर वो व्यक्ति दिव्यांग है या 60 प्लस है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए आपको डीएसपी लेवल के अधिकारी से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। प्लस 7 ईयर्स से कम में जहाँ सज़ा है, उसमें अरेस्टिंग का ऑप्शन सब नहीं, ये नहीं सर, एक अभी नई धारा है जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक से आप गिरफ्तार कर सकते हैं। शायद मेरे ख्याल से 182, इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है अभी। अपने विवेक से नहीं, कहीं ना कहीं उसमें लीगल एस्पेक्ट होगा। अच्छा, अभी मैंने अखबारों में पढ़ा, रिसेंटली एकदम वो धारा का नंबर ध्यान नहीं आ रहा है, बट ऐसा है उसमें कि जैसे आप जब भी चाहें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस से संबंधित अगर कुछ होगा तो उसके लिए ज़रूर ऑप्शन होगा कि आप उसको लेस देन 24 आवर्स तक आप उससे पूछताछ के लिए आप उसको बुला सकते हैं। खैर, सर, एक वापस हम अपने क्षेत्र के विषय पे आते हैं। जैसे इस क्षेत्र में सर, आपके क्षेत्र से हाईवे से जुड़े बड़ी क्षेत्र हैं, मतलब चारों दिशाओं में इंदौर से जहाँ जहाँ पे आपके क्षेत्र हैं, हर तरफ हाईवे हैं, और हाईवे से जुड़ी समस्याएं सर बहुत सारी हैं। मतलब अपराध तो है ही हैं, अपराध के साथ साथ उस क्षेत्र की समस्याएं भी हैं। वो भी सर, जैसे इंदौर से जुड़ा हुआ गणेश घाट क्षेत्र है। अब गणेश घाट क्षेत्र सर, वहाँ पे मतलब एक आदमी 2 आदमी की रोज बलि होती निश्चित है। 2 एक्सीडेंट निश्चित रूप से होते हैं। उसके लिए शायद निर्माण एजेंसी पे पहले कुछ प्रकरण दर्ज करने की भी बात हुई, फिर उसमें कई प्रिकॉशन भी लिए, कई प्रयास हुए, लेकिन सर वो चीज़ रुक नहीं रही है। ये एक चैलेंज है जो गणेश बड़ी घाट है, समस्या वहाँ पे जिस तरह का जो ग्रेडियंट है वहाँ, उसके कारण गाड़ियों का थोड़ा सा इश्यूज तो बनते हैं कभी कभी, बहुत लंबी जाम बहुत ज़्यादा ही होते हैं सर, मतलब हर चौथे दिन 1-2 एक्सीडेंट निश्चित होते हैं। एक्सीडेंट होते हैं। थोड़ा सा इसमें हमें ये कहना है कि ड्राइविंग जो करते हैं थोड़ा सा उनको पेशेंस रखना चाहिए। और सर, ऐसा कुछ है वहाँ की बनावट में कि वो कंट्रोल ड्राइवर अपना खो देते हैं वहाँ पे। उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा वो जो इश्यूज़ है उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश की है, और फिर भी इसमें जो हमारे धार वाला एरिया पड़ता है, खरगोन का एरिया पड़ता है, फिर बड़वानी वाला एरिया पड़ता है, तो उसमें हम लोग यहाँ एक्सीडेंट्स पहले जितने होते थे उससे थोड़े कम हुए हैं। जब हमने स्टैटिस्टिक्स देखा है तो पहले के एक्सीडेंट्स की तुलना में अभी का एक्सीडेंट्स का कम हुआ है। इसको और थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, और उस पर हम लोग वर्क। एक सर बड़ा पूरे मध्य प्रदेश की जनता के मन में एक आम प्रश्न है, या हम लोग जब भी उत्तर प्रदेश से हम अपने प्रदेश को कंपेयर करते हैं अब समझ गए सर, मेरा प्रश्न यही है कि जैसे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेके जिस तरह से वहाँ पे इनकाउंटर किए हैं अपराधी के, और कड़ी कार्रवाइयाँ हुई है अपराधियों पे, वैसे सर उस तरह की कार्रवाई अभी तक मध्य प्रदेश में इतनी प्रभावी ढंग से शायद हुई नहीं है, और मध्य प्रदेश में जो संगठित अपराध है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि संगठित अपराध बढ़ रहे हैं। हम लोग संगठित अपराध को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने अपने एरिया की बात की है, चाहे वो सिकलीगर से रिलेटेड हो, शराब से रिलेटेड हो, गोवंश से रिलेटेड हो, उसमें बहुत सारी कार्रवाई कर रहे हैं।
जहाँ तक आप इनकाउंटर की बात कर रहे हो तो उसमें डिपेंड करता है कि जो उस समय का सिचुएशन क्या होता है जिस समय सर हम कार्रवाई करते रहते हैं। तो अगर अगर वैसी सिचुएशन बनती है जिस समय पुलिस को अपने कह सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस में अगर कोई कदम उठाना पड़े, हाँ, तो पुलिस निश्चित रूप से सेल्फ डिफेंस में कदम उठाएगी। परंतु सर अभी जो गैंग्स के रूप में जो अपराधी अपना गैंग बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कई इंदौर तो है ही सर, जैसे और भी आसपास के जुड़े हुए क्षेत्र हैं, यहाँ बढ़ते जा रहे हैं इस तरह की चीज़ें। और स्पेशली ये लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए अपराध हैं या जो बड़े शराब हैं, इस तरह की चीज़ों में अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे हैं। अभी वैसा कोई गैंगवार टाइप की चीज़ें वॉर तो नहीं है सर, बट हमारे वो सामने नहीं आई है। वॉर नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं सर, छोटे छोटे गुंडों को अपने साथ एसोसिएट करके और अपने उस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। या जैसे मान लो जमीनों पे कब्जा हुआ या किसी को जमीनों के झगड़े निपटाने वाला विषय हुआ, जैसे दो बिल्लियों के बीच में बंटवारे को लेके जो बंदर बीच में बैठ जाता है, ऐसे वो अपराधी बैठ जाते हैं और वो दोनों के हिस्से खुद हजम कर लेते हैं। नहीं, ऐसी सिचुएशन तो ऐसे अभी काफी हो रहे हैं ग्रामीण सर। एरिया में तो वैसा मुझे देखने नहीं, को काफी है नहीं सर, आया। जैसे अब मैं कहीं बोलूंगा तो स्पेसिफिक हो जाएगा, बट ऐसा काफी हो रहा है सर। अगर अगर ऐसा है तो अगर अगर हमारे पास कोई कंप्लेन आती है सर तो हम उसका निश्चित रूप से उसको हम जांच में देंगे, और कुछ अगर ऐसे आए भी हैं तो हमने जांच भी किया है। अगर कोई इसमें इस तरह की बदमाशी किसी ने की है हाँ सर। तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। एक सर साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ एक बड़ा विषय है जो काफ़ी तेज़ी से सभी क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी अभी जैसे हम वैसे नाम आमतौर पे सुनते थे कि जामताड़ा जैसे जगह थी, वहाँ पे काफ़ी साइबर क्राइम के लिए एक्सपर्ट बैठे रहते थे। अभी रिसेंटली राजस्थान में भी कुछ पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयाँ की साइबर अपराधियों पे। इसी तरह से सर मध्य प्रदेश में भी साइबर अपराध काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। रोज अखबारों में हम देख रहे हैं कि एक नया तरीका इजाद किया जा रहा है साइबर अपराधियों द्वारा, लोगों को डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, कभी कहीं फेक कॉलिंग तो सर एक आम बात हो गई है। इस तरह की कई बड़ा बड़ा वर्सेटाइल ठगी हो रही है सर, इसका किस तरह से कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? साइबर क्राइम एक ऐसा फील्ड हो गया है अभी जिसका कोई बॉर्डर नहीं है सर ये नहीं कह सकते कि ये इस डिस्ट्रिक्ट का है हाँ या इस राज्य का है। सर वो बॉर्डरलेस क्राइम टाइप का है। वो किसी भी जगह, जैसे आपने जामताड़ा का नाम सर बोला, वो झारखंड में है। हाँ ऐसे कई बाहर में बैठे हुए लोग इस तरह के अपराध कर रहे हैं। हाँ और साइबर क्राइम में बेसिकली आप देखा जाए तो मैक्सिमम फाइनेंशियल फ्रॉड है। सर फाइनेंशियल फ्रॉड के रूप में पैसे ठगने की बातें होती हैं, उनके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। बड़ी आम समस्या है सर, और आम आदमी बहुत परेशान है इससे। इसी दिशा में मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि एक नंबर है 1930, जो ये I4C है, वो इंडियन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। ये इसको ये पोर्टल पे आप 1930 पे आप कॉल करोगे तो उसमें आप अपनी डिटेल्स अगर देते हैं तो आपके पैसे को, जितनी जल्दी आप डिटेल्स दोगे उतनी जल्दी आपके पैसे को ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने के बाद उस पैसे को वापस करने का भी हम प्रयास करते हैं। अभी ये हमने एक प्रयास स्टार्ट किया है और हमने सभी अपने 8 ज़िले में एक कॉल सेंटर टाइप से बनाया हुआ है। एक डेडिकेटेड नंबर सभी ज़िले में दिया हुआ है और वहाँ पे कुछ लोगों को हमने रखा हुआ है कि किसी को भी समस्या होती है अगर उस पर कॉल करते हैं तो आपके सारे डिटेल्स के साथ वो इसको दर्ज किया जाएगा। और एक जो पोर्टल है उस पोर्टल पे जाता है। इसको I4C भी एक बोलते हैं, जो MHA का एक वेबसाइट है, इंडियन साइबर क्राइम सेंटर है ये। उसमें जाने के बाद वो सारी डिटेल, वो बैंक में अगर पैसे जाता है, बैंक से अगर ट्रेवल करता है, टाइमली अगर हम इसको इंटरवीन करते हैं तो वो बैंक से पैसे ब्लॉक कर दिया जाता है। आगे वो अपराधी जो है वो पैसे नहीं निकाल सकता है और उसको फिर हम सेकंड प्रोसेस है जो कोर्ट के माध्यम से हम उस पैसे को, अगर हम ब्लॉक करने में सफल हो गए तो उसको हम वापस भी करवाते हैं। तो ये हमने सभी ज़िलों में स्टार्ट किया है और कुछ हद तक हमने सफलता अर्जित भी की है। और चूँकि अभी हमने स्टार्ट ही किया है तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में अधिक से अधिक लोगों को इसको इस तरह ये के बड़ा सर ने बड़ा एक आम जनता के लिए बहुत राहत की बात बताई है और बड़ा इजी कर दिया इस चीज़ को कि सीधा एक नंबर डायल कीजिए 1930 और जो भी आपके साथ में आर्थिक अपराध होते हैं तुरंत आपके क्षेत्र की पुलिस, आपके ज़िले की पुलिस आपको तुरंत उस विषय में
हेल्प करेगी। आपका जो पैसा बैंक में आपने किसी को गलती से दे दिया है या किसी ने ठग लिया है, तो आपका पैसा बैंक वहीं आपका रोक देगी, आगे उस अपराधी की जेब तक नहीं पहुंच पाएगा। सर, एक साइबर अपराध से जुड़ा हुआ ही एक जो बेसिकली जो सोर्स है साइबर अपराध का, जो जैसे आजकल डिजिटल मार्केटिंग के जरिए या इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे कई तरह से झूठी विज्ञापन दिखा के और लोगों को ठगा जा रहा है। जैसे कल ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी और मुकेश अंबानी, अडानी, ऐसे 5-10 दिग्गज लोगों का एक टॉक शो दिखाया उसमें, और वो लोगों ने आम जनता से अपील करी कि साहब आप 22,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो 2.5 लाख रुपए कमा लोगे। एक बड़ा अच्छा सा पैकेज बना के, और उन्होंने सुंदर तरीके से, इंस्टाग्राम पे खुली ठगी हो रही है। तो सर, इस तरह की जो झूठी मार्केटिंग जो हो रही है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, इसको कैसे रोक सकते हैं सर हम लोग? ये अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अवेयरनेस हर तरह से अवेयरनेस हो रहा है पब्लिक में। हम लोग, पुलिस भी अपने माध्यम से अवेयर करती है लोगों को, और बैंक है या फिर और दूसरे तरीके हैं, जो एफएम चैनल है, रेडियो चैनल है, टीवी है, उसके माध्यम से भी बहुत लोगों को बताया जाता है कि आप किन किन चीज़ों से आप बच सकते हैं, कैसे कैसे बच सकते हैं। पिछले समय में जो चीज़ें थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई धीरे धीरे, चूँकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में वो नए नए तरीके ईजाद करते हैं। रोज नया ढूंढ रहे हैं सर। रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि आपसे जो बात करने वाला बंदा है, हाँ, वो डीप फेक के माध्यम से आपकी जो रिलेटिव आपके दोस्त या आपके रिलेटिव की आवाज़ में आपसे बात करेगा। हाँ, आप अगर नंबर नहीं देख रहे हो, उसी नंबर पे नहीं आ रहा, उसका फ़ोटो आएगा उस पर, तो आपको लगता है कि आप उन्हीं से बात कर रहे हो। हाँ, हूबहू उसी आवाज़ में बात करेगा और बोलेगा कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, या मेरे बच्चों को ये ऐसे हो गया, इतने पैसे भेज दो। तो आप इमीडिएटली पैनिक हो जाते हो, उनको मदद करने का प्रयास करते हो, पता चलता है कि वो कोई और बंदा था और पैसे कहीं और चले जाते हैं। तो ये सब नए नए तरीके सब ईजाद कर रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। इतने बार बताने के बाद भी बहुत सारे लोग OTP शेयर कर देते हैं। सर, अभी तो डिजिटल अरेस्ट कर दिया, कुछ बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। हाँ, उनको इसमें वही इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर तरीके से किसी न किसी रूप में आपको इतना डरा दिया जाएगा, जो डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हो, कि इतना आपको डरा दिया जाएगा कि आपके पास लगता है कि बस पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो आप उनकी बात धीरे धीरे आप मानते चले जाते हो। तो इसी का अवेयरनेस हम लोग सभी लोगों को देते हैं। नए नए ईजाद वो करते हैं, नए नए तरीके ईजाद करते हैं, तो हम नए नए तरीके भी लोगों को बताते हैं। तो अवेयर होने की ज़रूरत है। और जब भी ये पैसे की जब भी बात होती है, तो आपके मन में एक क्लिक होना चाहिए कि ये सही है या गलत है सर। उसको एक बार आप ज़रूर समझने का प्रयास करो। तुरंत किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं करना है, फ़ोन काट के आप आराम से बैठ जाओ, फिर थोड़ा डिस्कस करके परिवार में या समझ के, फिर आपको पता चलेगा कि ये तो गलत हो सकता है। एक चीज़ और हो रही है सर इसी तरह से जुड़ी हुई, जैसे फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती किसी लड़की की, कोई बड़ा सीनियर आदमी है, रेपुटेटेड आदमी है। बीच में तो कुछ पुलिस अधिकारियों के भी साथ इस तरह की चीज़ें हुई थी। मतलब कोई लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, उसको फेसबुक पे वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद उसको डायरेक्ट वीडियो कॉल आता है, और वीडियो कॉल पे डायरेक्ट अश्लील मूवी चालू हो जाती है, और उसकी वो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, और उसके बाद उसको सीधा ठगा जाता है कि इतने पैसे आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, नहीं तो हम इसको वायरल कर देंगे। ये सर बड़ी समस्या है। उससे कोई भी आदमी कब वीडियो कॉल उठा ले, कब कैसे उससे बचे कैसे, यही समझ में नहीं। दो चीज़ है, लालच और डर। हाँ, आप लालच के कारण फंसते हो, हाँ, डर से फंसते हो। ऐसी चीज़ें जो आपने की नहीं है, उससे आपको किस चीज़ का डर है? हाँ, आपको डरना नहीं चाहिए। एक मान प्रतिष्ठा सर, सामाजिक, वही मैं कह रहा हूँ, डर, ये एक डर है। मतलब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ये डर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी ने फंसाने का प्रयास किया है, तो आप पुलिस के पास आओ, पुलिस के पास केस रजिस्टर करो, कंप्लेंट रजिस्टर करो, फिर हम उसको देखेंगे। क्योंकि ये चीज़ें लगभग कई जगह पे ये चीज़ें स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो अवेयरनेस भी हो गया है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग भी अवेयर हो गए हैं कि इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है और ठगी की जा रही है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास आना चाहिए, आपकी रिपोर्ट करनी चाहिए, अपनी रिपोर्ट करनी चाहिए, आपको वहाँ से ज़रूर मदद मिलेगी। बहरहाल सर की बात का लब्बो लुबाब जो समझ में आता है वो ये है कि पुलिस आपकी दोस्त है, और जब भी आपके पास जो भी समस्या, जिस क्षेत्र से भी जुड़ी समस्या है, अपने निकटतम
जो पुलिस स्टेशन है या जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके पास आप जाएं, उनसे संपर्क करें, अपनी जो समस्याएं हैं उसको बेबाक तरीके से उनको बताएं। निश्चित रूप से पुलिस का जो अब एकदम से जो नया स्वरूप है, जो पुलिस जो एक आम जनता के लिए फ्रेंडली अवतार में जो एक कोशिश कर रही है अच्छे से अच्छा चीज़ों को करने की, मेरे ख्याल से सर का जो विज़न है वो यही है कि आपकी समस्याएं बिल्कुल निचले स्तर पे और बेसिक लेवल पे वो सॉल्व कर सकें। बहरहाल सर को हम इसी बात के साथ अपना धन्यवाद प्रेषित करेंगे। सर से हमारा निवेदन है कि समय समय पर इसी तरह से हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। इतने हमारे अल्प आग्रह पर सर हमारे साथ उपस्थित हुए, हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।